चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, प्राचीन भारत के उस दौर में जब एक बहुत बड़े साम्राज्य की कहानी लिखी जा रही थी। ये कहानी है उस सम्राट की जिसने अपनी तलवार एक तरफ रखकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये सवाल बड़ा गहरा है ना? कि क्या ताकत के बिना सिर्फ नेकी के दम पर राज किया जा सकता है? यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत के दिल में रहेगा। तो कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि मौर्य साम्राज्य आखिर बना कैसे, किन हालातों में इसका जन्म हुआ। मौर्यों के आने से पहले भारत जैसा आज है वैसा बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, ये छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए राज्यों और गणराज्यों का एक जाल था। हर तरफ बस जंग का माहौल, कोई स्थिरता नहीं। और इसी उथल पुथल के बीच से निकलते हैं दो जबरदस्त लोग, एक नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य। इन दोनों ने मिलकर बिखरे हुए भारत को एक धागे में पिरो दिया। उन्होंने न सिर्फ एक साम्राज्य बनाया बल्कि पश्चिम में सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर तक को हराया। और हाँ, उनका शासन चलाने का तरीका, मतलब अर्थशास्त्र में जो लिखा है, वो पूरी तरह प्रैक्टिकल और कई बार बहुत कठोर था। बाद में चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने इसी साम्राज्य को और भी बढ़ाया। अब कहानी में एंट्री होती है चंद्रगुप्त के पोते अशोक की। और शुरू में अशोक की पहचान एक बहुत ही अलग, बहुत ही खूंखार किस्म के शासक की थी। सोचिए, अशोक को विरासत में मिली थी एक जबरदस्त वॉर मशीन। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था और अपने काम को लेकर बेहद क्रूर। उसका बस एक ही सपना था, इस साम्राज्य को जितना हो सके उतना फैलाना, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और यही जुनून, यही जिद उसे उस जंग तक ले आई जो सिर्फ मौर्य साम्राज्य के लिए ही नहीं बल्कि खुद अशोक के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। साम्राज्य की तस्वीर में बस एक आखिरी टुकड़ा बाकी था, कलिंग का वो राज्य जिसे कोई जीत नहीं पाया था। मौर्य साम्राज्य के रास्ते में यही एक आखिरी बड़ी दीवार थी और अशोक इसे गिराने के लिए तैयार था। लेकिन ये युद्ध, ये उम्मीद से कहीं ज्यादा खौफनाक साबित हुआ। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। अंदाजा लगाइए, इस एक जंग में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। मैदानों में लाशों के ढेर लग गए थे। जीत तो मिली, पर उस जीत की कीमत ने अशोक को अंदर से हिलाकर रख दिया। उस तबाही को देखकर उसे अपनी जीत से नफरत हो गई। उसने बाद में खुद लिखवाया कि ये मारकाट, ये मौतें, ये सब मेरे लिए बहुत तकलीफदेह हैं। और इसी गहरे पछतावे की आग से एक नई सोच का जन्म हुआ। शासन करने का एक ऐसा तरीका जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अशोक ने एक नई पॉलिसी अपनाई जिसे कहा गया धम्म। धम्म का मतलब था नैतिकता और अच्छे व्यवहार की नीति। ये जबरदस्ती से नहीं बल्कि अच्छाई और धर्म के रास्ते पर चलकर राज करने की एक कोशिश थी। किसी सम्राट के लिए ये सोचना भी अपने आप में एक क्रांति थी। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए जरा इन दो सोचों को देखिए। एक तरफ थे दादा, जिनकी किताब अर्थशास्त्र कहती थी कि राज की ताकत सबसे ऊपर है और अपना मकसद पूरा करने के लिए सब जायज है। और दूसरी तरफ था पोता अशोक, जिसका धम्म कहता था कि नहीं, लोगों की भलाई सबसे जरूरी है और उसे पाने के तरीके भी सही होने चाहिए। तो इस धम्म में था क्या? इसके कुछ खास नियम थे, जैसे कि अहिंसा, मतलब किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाना, बड़ों का, गुरुओं का और दूसरे धर्मों का आदर करना, हर तरह की सोच के लिए सहनशीलता रखना, और सबसे जरूरी, अपनी जनता की सेवा करना, उनके लिए सड़कें, कुएं, अस्पताल बनवाना। और इन बातों को सिर्फ कहा नहीं गया, अशोक ने इन्हें पूरे साम्राज्य में पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवा दिया ताकि हर कोई इन्हें पढ़ सके। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? मौर्यों ने और खासकर अशोक ने आने वाली दुनिया को विरासत में क्या दिया? देखिए, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और खत्म हो गया। लेकिन साम्राज्य तो मिट गया, पर अशोक के विचार, उसकी सोच सदियों तक जिंदा रही। पावर चली गई पर आइडिया रह गया। और उसकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक थी बौद्ध धर्म। ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर अशोक ने मदद न की होती तो शायद बौद्ध धर्म भारत के कुछ हिस्सों तक ही सिमट कर रह जाता। उसी के कारण ये एक विश्व धर्म बना। अशोक के बनवाए गए खंभों में से एक, जो सारनाथ में है, उसके शांति के शासन का सिंबल बन गया। 4 शेर जो चारों दिशाओं में धम्म का संदेश दे रहे थे। और जानते सबसे कमाल की बात क्या है? आज इतने सालों बाद वही 4 शेरों वाला स्तंभ हमारे आधुनिक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम है। सोचिए, एक लगभग 2500 साल पुराना सिंबल आज भी एक नए देश की पहचान है। तो हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी।
अशोक की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल में ज्यादा शक्तिशाली कौन है, वो जो तलवार से सारी दुनिया को जीत लेता है या वो जो खुद को बदलकर दुनिया को एक नई राह दिखाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।